नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे जो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है 33वें नंबर का उसको। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और जल्दी से खत्म कर लेते हैं आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है 33वें नंबर का। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए जो है किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या रखी गई है। आपको बताना है कि अगर किसी व्यक्ति को लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो उस व्यक्ति की जो न्यूनतम आयु सीमा है वह कितनी रहनी चाहिए। तो न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष रखी गई है लोकसभा में अगर आपको चुनाव लड़ना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 25 वर्ष। वहीं अगर राज्यसभा की बात हो तो राज्यसभा के लिए जो रखी गई है आयु सीमा न्यूनतम वो रखी गई है 30 वर्ष। तो दोनों आपको याद रखना है, लोकसभा के लिए 25 वर्ष है और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है न्यूनतम आयु सीमा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या है, अधिकतम कितने, मतलब लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या आपसे पूछी जा रही है। तो लोकसभा में जो है सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 552 अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है लोकसभा सदस्यों की। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 552। वर्तमान में 545 सीटों पर चुनाव लड़े जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। वर्तमान में लोकसभा की 545 सीटों पर चुनाव लड़े जाते हैं, परंतु जो सदस्यों की अधिकतम सीमा है वह 552 हो सकती है। अगला प्रश्न हमारा है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसको दी गई है। तो सीएजी यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर जो है उचित कार्यवाही करने की जो अंतिम जिम्मेदारी वह संसद को दी गई है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा संसद। तथा वर्तमान में हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, जीसी मुर्मू। कौन है, तो जीसी मुर्मू जो है ये वर्तमान में हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। अगला प्रश्न हमारा है, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है। तो लोक निधि का जो अभिभावक है कहा जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, सीएजी यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला प्रश्न हमारा है, देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा था। तो हमारे देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय था GBPAU, गोविंद वल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि पंतनगर में है। यह हमारे देश की पहली कृषि विश्वविद्यालय थी। तो इसे भी आप याद रखिएगा, गोविंद वल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंतनगर। तथा इसकी जो स्थापना यह की गई थी कब, 1960 में। 1960 में हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न हमारा है, नॉर्मन बोरलॉग जिनको हरित क्रांति का जनक माना जाता है, ये किस देश के थे। तो पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें हरित क्रांति के जनक की, तो यह माने जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग, तथा ये अमेरिका देश के थे। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं MS स्वामीनाथन। कौन है, तो MS स्वामीनाथन जो है भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है। तो बेतवा नदी पर जो है बनाई गई है रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, बेतवा नदी। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस तट से जो है भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है। तो भारत का जो औसत समुद्र का तल है यह नापा जाता है चेन्नई के कोस्टल एरिया से, यानी कि चेन्नई का जो तट है यहाँ से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही, चेन्नई। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। तो गोवा का सबसे छोटा समुद्री तल आप याद रखिएगा, जो कोस्टल एरिया है गोवा की सबसे छोटी है और गुजरात की सबसे बड़ी है। तो इसे आपको याद रखना है, गुजरात का जो कोस्टल एरिया है सबसे बड़ा है और गोवा का सबसे छोटा है। अगला प्रश्न हमारा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है। तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटाई, मतलब सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सैंडल पीक, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको हम कहते हैं सैंडल पीक, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, नीला थोथा क्या है। तो नीला थोथा का रासायनिक नाम होता है कॉपर सल्फेट। क्या होता है, नीला थोथा का रासायनिक नाम होता है कॉपर सल्फेट, तथा नीला थोथा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CuSO4। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। तो मरकरी यानी कि पारा का सूत्र होता है Hg, यह जो होता है यह सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है। तो ट्यूबलाइट पर जो है निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है,
तो नियान और पारद वाष्प, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। नियान और पारद वाष्प जो होती है ये ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर भरी जाती है। अगला प्रश्न हमारा है पीएच एक मूल्यांकन दर्शाता है, मतलब पीएच का मतलब क्या होता है, पीएच क्या दर्शाता है? तो जो पीएच मान होता है दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही। जो पीएच होता है यह दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है संगीत वाद्य यंत्र जिसे बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी। तो औरंगजेब कौन सा संगीत वाद्य यंत्र सबसे अच्छा बजा जाता था? तो वीणा, यानी कि ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है। जो औरंगजेब था वह वीणा काफी अच्छा बजा लेता था। अगला प्रश्न हमारा है भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का सही क्रम आपको बताना है। तो भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए और सबसे लास्ट में आपके फ्रांसीसी आए। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। अगला प्रश्न हमारा है वाराणसी से संबंधित 23वें जैन तीर्थकर कौन थे? तो 23वें जैन तीर्थकर जिनका संबंध वाराणसी से था यह थे पार्श्वनाथ, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही था। जो पार्श्वनाथ है ये 23वें तीर्थकर थे जैन धर्म के, तथा ये वाराणसी से संबंधित थे। वहीं ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे और महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। अगला प्रश्न हमारा है वैयक्तिक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? तो वैयक्तिक सत्याग्रह की जो शुरुआत है हुई थी 1940 ईस्वी में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1940। अगला प्रश्न हमारा है खुदाई खिदमतगार स्वयं सेवक संगठन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो खुदाई खिदमतगार जो स्वयं सेवक संगठन से संबंधित थे खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न हमारा है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारतीय शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा है यह किसे कहा जाता है? तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा हम कहते हैं चार्ल्स वुड डिस्पैच को। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, जो चार्ल्स वुड डिस्पैच था इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है। तथा जो चार्ल्स वुड डिस्पैच था यह भारत में कब आया था? 1854 ईस्वी में। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है हाल ही में क्रिकडम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो क्रिकडम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है रोहित शर्मा को। इसके अलावा जो रोहित शर्मा है चश्मों का जो ब्रांड है ओकले, चश्मों का जो एक ब्रांड है ओकले, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर है रोहित शर्मा। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, रोहित शर्मा जो है ओकले और क्रिकडम इन दोनों के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसमें से जो ओकले है यह चश्मों का एक ब्रांड है। अगला प्रश्न हमारा है पीके पुरवार निम्न में से किसके अध्यक्ष है? तो जो पीके पुरवार है ये वर्तमान में किसके अध्यक्ष है? तो बीएसएनएल यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड के वर्तमान में अध्यक्ष हैं पीके पुरवार, यानी कि ऑप्शन जो सी है इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य। तो 100% यानी कि 100% घरों में जो है एलपीजी कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न हमारा है ओफेक 16 निम्न में से किस देश का जासूसी उपग्रह है? तो ओफेक 16 जो है किस देश का जासूसी उपग्रह है? तो यह जासूसी उपग्रह मिलेगा आपको इजराइल का, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। जो ओफेक 16 है यह इजराइल का जासूसी उपग्रह है। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। क्या है? तो जेरूसलम जो है इजराइल की राजधानी है। इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। कौन है? तो बेंजामिन नेतन्याहू जो है ये वर्तमान में इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। तथा इजराइल की ऑफिशियल करेंसी है न्यूज़ शेकेल। क्या है? न्यूज़ शेकेल जो है यहाँ की वर्तमान में क्या है? तो मुद्रा है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा इजराइल की संसद को हम कहते हैं नेसेट। क्या कहते हैं? नेसेट जो है इजराइल की वर्तमान में संसद है। तथा इजराइल में जो है एक गली का नाम जो है किसके नाम पर रखा गया था? तो इजराइल में एक गली का नाम सरदार किसके नाम पर रखा गया था? तो आप याद रखिएगा। तो रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर जो है इजराइल में एक गली का नाम भी रखा गया था। अगला प्रश्न हमारा है हाल ही में अनिरुद्ध जगन्नाथ को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो आपको बताना है कि जो अनिरुद्ध जगन्नाथ जिनको पद्म विभूषण दिया गया था इस वर्ष, तो वे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो ये मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री थे अनिरुद्ध जगन्नाथ, जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है हाल ही में भारत के द्वारा श्री सप्तमी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय की जो स्थापना किस देश में की गई है? तो भारत के द्वारा जो है नेपाल में जो है श्री सप्तमी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय खोला गया है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा सी, नेपाल। अगला प्रश्न हमारा है
नेशनल सिविल सर्विस डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 21 अप्रैल के दिन जो है नेशनल सिविल सर्विस डे को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का क्या स्थान है? तो ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान था 140वां। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 140, यानी कि 140वां स्थान था भारत का। अगला प्रश्न हमारा है, बहात किस देश की ऑफिशियल करेंसी है? तो थाईलैंड की जो ऑफिशियल मुद्रा है उसको हम कहते हैं बहात, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, थाईलैंड। अगला जो कि लास्ट प्रश्न हमारा है, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो सुजलाम सुफलाम जो जल संचय अभियान है यह शुरू किया गया गुजरात की गवर्नमेंट के द्वारा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गुजरात। तो दोस्तों आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट था 33वें नंबर का, उसको हमने कवर कर लिया है। जल्दी मिलेंगे हम इसके अगले भाग में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।